नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में मैंने ना लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट किया था और लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसको मैंने कहा था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। क्या होता है ये तो मैंने बता दिया था क्या होता है। अब उनको है ना उस टॉपिक को मैं क्वेश्चंस की हेल्प से समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास में था जो लिमिटिंग रिएजेंट चल रहा था। देखिए जो हमारा टॉपिक था वो था लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मैंने आपको ये तो बता दिया था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए और बी में से कोई एक ऐसा होगा जो कम होगा और जो कम है वो सबसे पहले खत्म होगा और जो सबसे पहले खत्म होगा उसी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब इसे निकाला कैसे जाता है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है 2A प्लस, रिएक्शन लिखी हुई है मेरे पास 2A प्लस 3B और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 4C के अंदर। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि A के तो है 5 मोल और B के मान लेते हैं हम लोग हैं 9 मोल। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है कि गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब जैसे अगर मैं बात करूं ए के लिए, तो ए के लिए आपके पास जो गिवन मोल है वो कितने हैं, 5 मोल। ठीक है, अपॉन ए का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है 2। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास कितना आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के जो गिवन मोल है वो हमारे पास कितने हैं 9 और बी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है 3। तो ये मेरे पास कितना आया 3। अब आप देखेंगे कि ए तो आया 2.5 और बी आया 3, तो इसमें से सबसे कम कौन है। तो मैं बात करूंगा ए जो है ना, ए का डेटा सबसे कम है और जिसका डेटा सबसे कम होता है यानी ए सबसे कम है 2.5, इसका मतलब ए जो होगा इस रिएक्शन के अंदर किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। बात समझ आ गई। सबसे पहले आपके पास गिवन मोल होंगे, उस गिवन मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो जो भी सबसे कम आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हमारे पास ए जो होगा वो एल आर हो जाएगा और किसी भी रिएक्शन के अंदर एल आर जो होगा वो तो हो जाता है 0, यानी ए के 5 मोल जो होंगे वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट सीखेंगे ढंग से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास कि N2 प्लस 3H2 और इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 2NH3 के अंदर। आपको नाइट्रोजन के दे रखे हैं 5 मोल और हाइड्रोजन के भी दे रखे हैं 5 मोल और आपसे कहा है कि बताइए इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी गिवन मोल है, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन मोल है उसमें उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, है ना। तो ए के अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के लिए गिवन मोल कितना है 5 और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे तो कितना है 1, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे हाइड्रोजन के लिए देखेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन के लिए गिवन मोल कितना है 5 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 पॉइंट कुछ, अब कुछ भी आ रहा है वो तो 1.6, अपन को डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए कि कम कौन सा है। तो हम देखेंगे कि ये है ना 1.3, यानी हाइड्रोजन जो है वो डेटा में कम आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, तो मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन में सबसे पहले 0 होगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों के तो 5 मोल है कि तो दोनों ही बराबर होंगे, नहीं।
लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका यही होता है, गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो जो भी सबसे कम आएगा, क्या आएगा, सबसे कम आएगा, जो भी इसमें यानी सबसे कम होगा, लेस होगा, वही हमारा कौन सा रिएजेंट कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। समझ गया मेरी बात? तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन के 5 मोल सबसे पहले 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे समझिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आ गया तो इसके बाद हम ये करेंगे, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, स्टोइकियोमेट्री। अगला टॉपिक क्या हमारा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है वॉल्यूम एनालिसिस। इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरा मैं लिख रहा हूं मोल एनालिसिस, ठीक है, और तीसरा हम लिख रहे हैं मोल वॉल्यूम एनालिसिस। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हो गया, ठीक है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो हो गई वो कितने टाइप की हो गई हमारे पास, 3 टाइप की हो गई। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बेटर है। तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम CaCO3 ऑन हीटिंग gives CaO and CO2. Find number of moles of CO2। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास में 10 ग्राम CaCO3 दे रखा है, उसको हीट किया गया और हीट करने के बाद CaO एंड CO2 बनाना है। तो आपसे ये कहा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, ये आपसे कहा गया। ठीक है, कैसे करेंगे इसका सवाल को, जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाए तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिएक्शन। तो अगर मैं इसकी बात करूं रिएक्शन की, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो रिएक्शन हमारे सामने कुछ इस प्रकार की है कि CaCO3, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या सीन है देखिए इसका थोड़ा, देखिए तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं CaCO3, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया CaO प्लस CO2, ये तो रिएक्शन हो गई। वो कह भी रहा है कि CaCO3 को हीट करने पर क्या बना रहा है, CaO प्लस CO2 बना रहा है। ठीक है, अब CaCO3 की बात करेंगे तो ये कितना ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम, ये भी बात समझ में आती है। सबसे पहले ही हमारी प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले हम गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी कि जो भी हमारे पास मास दे रखा है उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल ऑफ CaCO3, जिसका डेटा दे रखा होगा उसी के मोल आएंगे। तो CaCO3 के मोल में निकाल रहा हूं, CaCO3 का गिवन मास कितना दे रखा है 10, और इसका मोलर मास जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, यानी यहां से CaCO3 के जो मोल आ गए वो मेरे पास कितने आ गए, 0.1 मोल आ गया। बात समझ में आ रही है, यहां से CaCO3 के मोल जो आ गए वो 0.1 मोल आ गए। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यानी उसने डेटा तो दे रखा है CaCO3 का, लेकिन वो पूछ किसके बारे में रहा है, CO2 के बारे में। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि एक का डेटा दे रखा है और दूसरे का निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लिमिटिंग रिएजेंट की। अब लेकिन इस रिएक्शन के अंदर देखिए मैं स्टेप्स बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम जिसका भी डेटा दे रखा है सबसे पहले हम उसके मोल निकालेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। दूसरा हम निकालेंगे उसका लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, कौन, CaCO3। लिमिटिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब हमारे पास किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। जब हमारे पास मान लेते 2 रिएक्टेंट है या हमारे पास 3 रिएक्टेंट है तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है लिमिटिंग रिएजेंट की।
लेकिन इस रिएक्शन के अंदर हमें लिमिटिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है और वो कौन है, CaCO3। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो स्टेप्स क्या है, हमारा स्टेप है सबसे पहले हम जो भी डेटा दे रखा है उसके हम मोल निकालेंगे। मोल निकालने के बाद हम उसको उसमें से क्या निकालेंगे, लिमिटिंग एजेंट, अगर जरूरत है तो, है ना। और जरूरत कब होगी, जब रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है ना। इस रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर थर्ड क्या करेंगे हम, अब थर्ड जो मैं बता रहा हूं, जिसको मैं फिलहाल तो लिख देता हूं स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। थर्ड में क्या लिख रहा हूं, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, एक स्पेशल तरीका बता रहा हूं आपको। क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ना अभी आपको 3 टाइप की कैलकुलेशंस बताई थी, वॉल्यूम एनालिसिस, मोल एनालिसिस, और तीसरी बताई थी मोल वॉल्यूम एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूं मोल एनालिसिस का, ये वाली। सेकंड नंबर वाली मैं डिस्कशन कर रहा हूं कौन सी वाली, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी दोनों इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब मोल एनालिसिस का क्या होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं मोल ऑफ CaCO3 अपॉन, यहां लिखा मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो मेरा 1 है, इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया इज इक्वल टू, फिर इसकी बात कर रहा हूं मोल ऑफ CaO अपॉन 1, इसके आगे भी 1 क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर भी कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन 1। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन मोल एनालिसिस। किसी भी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना मोल एनालिसिस कहलाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट जो होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम होगा। कंज्यूम का मतलब होता है खत्म होना, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट खत्म होता है और प्रोडक्ट बनता है। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर फॉर्म होगा या कंज्यूम नहीं, प्रोड्यूस होगा, ऐसे मान लेते हैं। क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब हमें डेटा तो किसका दे रखा था, CaCO3 का, पूछ किसके बारे में रहा है, CO2 के बारे में। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर कैसे करेंगे, मोल ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहां से लिख रहा हूं मोल ऑफ CO2 अपॉन 1, यहां से CaCO3 के मोल मैंने पहले निकाल लिए 0.1 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन 1। तो यहां से मेरे पास CO2 के जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 0.1 मोल आएंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ गया CO2 के 0.1 मोल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास कि 2H2 प्लस O2, और उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 2H2O में। इसको मान लेते हैं ये दे रखा है गैस फेज में, ये भी दे रखा है गैस फेज में, ये दे रखा है लिक्विड फेज में। ठीक है, कहा गया है इसका तो दे रखा है 10 ग्राम और इसका दे रखा है 32 ग्राम। आपसे कहा गया है कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड मोल्स ऑफ वाटर, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा पूछा है कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, और अगर है तो उसके कितने मोल है, मतलब जो रिमेनिंग बच जाए, मोल्स ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या, आप देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर। सवाल ये था कि 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2H2 में, ये रिएक्शन दे रखी है। आपको कहा गया है कि हाइड्रोजन का 10 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। तो पहला सवाल तो यही पूछा है कि वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट तो कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके हमें मोल निकालने हैं। कौन से मोल निकालने हैं, प्रोड्यूस होने वाले मोल निकालने हैं। दूसरा, इनमें से, इन दोनों में से, अब देखिए यहां पर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो 2 रिएक्टेंट है। अब मैंने क्या कहा था कि किसी भी रिएक्शन में अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा, तो यह हमें लिमिटिंग रिएजेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और तीसरा पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो सबसे पहले खत्म हो गया, एक ऐसा भी होगा जो बचेगा। तो पूछ रहा है कि जो बच गया वो कितना बचेगा। चलिए इसको भी ढंग से समझते हैं, क्वेश्चंस को आराम से समझिएगा। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम मोल में कन्वर्ट करेंगे सभी को। चलिए, तो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के मोल में निकाल रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं।
गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ से हाइड्रोजन के जो मोल आ जाएंगे मेरे पास कितने आ जाएंगे 5 मोल। ऐसे मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो गिवन मास अपॉन ऑक्सीजन का 32 ही होता है, तो यहाँ से मैं लगा रहा हूँ 32, तो ऑक्सीजन के जो मोल आ जाएंगे 1 मोल आ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 और ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो गया, तो इसका 5 मोल आ गया, इसका 1 मोल आ गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। क्या तरीका बताया था मैंने लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का? जो भी आपके पास गिवन मोल हो उसमें डिवाइड करेंगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, तो ये तो आ गया 2.5 हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो कितना आएगा 1 बाय, या कितना आएगा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये आ गया O2 के लिए। तो बताइए कौन इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है? तो हम कहेंगे कि O2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट, और ये भी कंफर्म हो गया कि O2 के 1 मोल 0 हो जाएंगे। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते ही वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्या करें, एक सवाल तो हो गया, तो इसमें से कौन बचेगा? हमारे पास बचने वाला कौन होगा? तो अगर मैं बात करूं बचने वाला, तो इसमें बचने वाला होगा हमारा हाइड्रोजन। कौन होगा इसके अंदर जो बचेगा? वो कौन होगा? हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे आगे? तो हम अब निकालेंगे, अब हम कर रहे हैं, मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूं ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद अब हमें करना होगा मोल एनालिसिस। कैसे करेंगे देखिए, इस रिएक्शन का मोल एनालिसिस कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे ध्यान से लिखा, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे देखिए कि मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O अपॉन 2। यही हुआ, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2, मोल ऑफ O2 अपॉन 1, मोल ऑफ H2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद? अब हमारे पास ये आ गया मोल एनालिसिस। अब इसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे आगे समझिएगा। मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ LR इन दिस इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन में आपको केवल LR की वैल्यू पुट करनी है बस, और किसी की वैल्यू पुट नहीं करनी है। और अभी मैंने आपको बताया था कि LR कौन है हमारा? LR है हमारा O2, तो हमें सिर्फ O2 की वैल्यू पुट करनी है, और O2 क्या है? 1 मोल है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है देखिए, सबसे पहले मैं कंपेयर कर रहा हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो N हाइड्रोजन अपॉन 2 इज इक्वल टू NO2 अपॉन 1। यहां से हाइड्रोजन के मोल नहीं रखने, हमें किसकी मोल रखने? O2 के। क्यों? क्योंकि O2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं N हाइड्रोजन अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1। तो यहां से हाइड्रोजन के जो मोल आएंगे वो कितने मोल आ गए? 2 मोल। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होता है? कंज्यूम होता है। इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 मोल कंज्यूम हो गए, हाइड्रोजन के 2 मोल कंज्यूम हो गए, तो बचे कितने? तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के टोटल मोल थे 5, उसमें से 2 मोल कंज्यूम हो गए, तो कितने बच गए? तो हाइड्रोजन के लेफ्ट मोल जो है, हाइड्रोजन के लेफ्ट मोल वो कितने हो जाएंगे? 5 - 2, तो ये मेरे पास कितने आ जाएंगे? 3 मोल आ जाएंगे लेफ्ट मोल। ठीक है, अब हाइड्रोजन और O2 और वाटर को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? NO2 अपॉन 1 इज इक्वल टू NH2 अपॉन 2। अगेन इस इक्वेशन में केवल किसकी वैल्यू पुट करते हैं? LR की। बताइए LR कौन था? O2। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू NH2O अपॉन 2। तो यहाँ से वाटर के जो मोल आएंगे, वाटर के मोल वो कितने आएंगे? 2 मोल। वाटर रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है। इसका मतलब वाटर जो होगा वो क्या होगा? प्रोड्यूस्ड होगा। बात समझ में आ रही है? तो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? 2 मोल। देखिए सारे सवालों के जवाब मिल गए हमें हाइड्रोजन के मोल पता चल गए, कौन से? जो खर्च हो गए। कितने मोल खर्च हो गए? 2 मोल। कितने बच गए? 3 मोल। ठीक है, वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 मोल। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन था हमारा? O2। एक ही सवाल में हमारे पास इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक सवाल और करवाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से मजबूत हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2NH3
यहाँ हमने लिख दिया गैस। ठीक, बात समझ आ रही है। चलिए, आपको क्या दे रखा है कि इसका तो दे रखा है, मान लेते हैं 2 पॉइंट, चलो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन इजी बनाते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पर कि 56 ग्राम ये दे रखा है, ठीक है, और इसको अपन कर देते हैं 6 मोल कर देते हैं। ठीक है, आपसे वही सेम लॉजिक, कौन लिमिटिंग एजेंट होगा, NH3 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे और जो बचा हुआ होगा वो कितना बचेगा। ठीक है, ये सवाल हो गया आपको जवाब करने हैं। तो पहला हमें क्या करना है, इसको मोल की जगह में ग्राम कर देता हूँ, इजीली हो जाएगा। इसको ग्राम कर देता है कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से नाइट्रोजन के मोल कितने आएंगे कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाइट्रोजन का 14 होता है एक का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा। तो यहाँ से नाइट्रोजन के जो मोल आ गए वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 28 गुना 56, कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। नाइट्रोजन के तो मेरे पास आ गए 2 मोल। कैसे, नाइट्रोजन का एक का 14 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का एक का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या तरीका बताया था, बताइए। सबसे पहले हमारे पास जो भी मोल दे रखे गिवन मोल 2, उसमें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे। तो ये तो मेरे पास आ जाएगा 2 नाइट्रोजन के लिए। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3, ये कितना आ गया 1। ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। बताइए सबसे कम कौन आया, आप देखेंगे हाइड्रोजन का डेटा सबसे कम आया, इसका मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे मोल मोल एनालिसिस। कैसे लगाएंगे बताइए, कि मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 अपॉन कितना आएगा 2। ठीक है, इस इक्वेशन में केवल किसकी वैल्यू पुट करते हैं, ओनली पुट करते हैं LR की वैल्यू। किसकी वैल्यू पुट करते हैं, LR की। तो मैं LR ही रखूंगा ओनली। बताइए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से LR कौन था, हाइड्रोजन मेरा LR था। बात समझ में आ रही है। चलिए अब कंपेयर करते हैं इन दोनों में। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कितना 3। हाइड्रोजन LR है, LR की क्या वैल्यू है, 3 मोल है। तो यहाँ से मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3/3। तो यहाँ से नाइट्रोजन के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ गए, 1 मोल। नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है, इसका मतलब इसके 1 मोल कंज्यूम हो गए। बोलिए तो नाइट्रोजन के कितने मोल बच गए, रिमेनिंग मोल या लेफ्ट मोल। स्टार्टिंग में कितने मोल थे, 2, 1 मोल कंज्यूम हो गए, तो बचे भी कितने, 1 मोल। ठीक है, इसके बाद बात कर रहा हूं मैं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन और अमोनिया को। तो n हाइड्रोजन अपॉन 3 इज इक्वल टू n अमोनिया अपॉन 2। हाइड्रोजन को अमोनिया से कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे लिए लिमिटिंग एजेंट है। कितने मोल दे रखे थे इसके, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू n NH3 अपॉन 2। यहाँ से मोल ऑफ NH3 जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, 2 मोल। अमोनिया एक क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट हमेशा प्रोड्यूस्ड होता है, तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस्ड होंगे। बात समझ में आ गई। एक अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।